नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आपका अपना यूट्यूब चैनल economics.com में स्वागत है। पहले ही हमारे चैनल का नाम eco.com था, जिसको हमने चेंज करके economics.com कर दिया है। आज की क्लास में मैं आपके साथ इकोनॉमेट्रिक्स के चैप्टर 1 को कंटिन्यू करूँगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने ये पढ़ा है कि इकोनॉमेट्रिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमेट्रिक्स का मतलब होता है कि हमारी जो इकोनॉमिक थ्योरी होती है, इकोनॉमिक्स में हम जो भी थ्योरी बनाते हैं, उन थ्योरी का हमें एम्पेरिकल वेरिफिकेशन करना होता है, क्योंकि एम्पेरिकल वेरिफिकेशन करने के बाद ही हम उस थ्योरी को पॉलिसी मेकिंग में यूज कर सकते हैं। और इस एम्पेरिकल वेरिफिकेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारी जो थ्योरी है, इकोनॉमिक थ्योरी, उसका स्टेटमेंट देना। सेकंड स्टेप ये होता है कि हमने जो इकोनॉमिक थ्योरी दी है उसको सपोर्ट करने के लिए हमें एक मैथमेटिकल मॉडल देना होता है। सारे स्टेप्स को अगर हम मिला लेते हैं तो ये हो जाती है मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हमने लास्ट क्लास में हमारी जो इकोनॉमिक थ्योरी थी उसका एक मैथमेटिकल मॉडल लिया था, जो था कीन्स का कंजम्पशन फंक्शन, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। आज की क्लास में हम लोग इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, अभी तक हमने ये समझ लिया है स्टेप 1 में हमारी जो थ्योरी है उसका स्टेटमेंट क्या होता है, यानी उसका हाइपोथेसिस। और फिर हमने अपनी इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल लिया था। ये है कि इसका लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। आज की इस क्लास में हम लोग इस मैथमेटिकल एग्जाम्पल को मैथमेटिकल मॉडल को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। ठीक है। एक और चीज़ है, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, मैंने इस कंसेप्ट को समझाने के लिए एक एग्जांपल ये है, जो हमारे भारत की इकोनॉमी का एक डाटा है। ठीक है। यहाँ पे हम जो डाटा यूज़ कर रहे हैं वो 1980 से लेकर 2001 का है, और ये 1993 से लेकर 1994 के प्राइस में है। इस डाटा में हम लोग क्या कर रहे हैं, 1980 से 2001 के लिए एक तो हम लोग जीडीपी यूज़ कर रहे हैं, एट फैक्टर को जिसको को हम वाई से डिनोट कर रहे हैं। अब तो को पता होगा, हम स्कूल में पढ़ लेते हैं, जीडीपी को हम या तो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर लेते हैं या फिर फैक्टर प्राइस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो जो जीडीपी हमारी है, फैक्टर कॉस्ट पे यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम वाई से डिनोट कर रहे हैं। और हमारा जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे एक टेबल है जिसको आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये जो टेबल है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इस टेबल में बेसिकली हमने 3 कॉलम बनाए हैं। ये हमारा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। फर्स्ट कॉलम में हमने ईयर लिया है 1980 से लेके
1990 तक। और ये जीडीपी है सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में आपका हो गया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। 1980 के लिए जीडीपी ये है और आपका कंजम्पशन ये है। 1981 के लिए जीडीपी ये है और आपका कंजम्पशन ये है। इसी तरीके से बाकी सालों के लिए भी ये है ना। उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू यहाँ से करा है। 1991 से लेके 2001 तक का डाटा ये है और ये इन साल के लिए हो गई आपकी जीडीपी और आपका कंजम्पशन। ठीक है, तो अगर हम हमारा जो मैथमेटिकल मॉडल है कंजम्पशन फंक्शन को उसको समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एग्जांपल चाहिए था। हमने डाटा ले लिया है। अब सबसे पहला जो काम है इस डाटा का वो दो काम है। देखो, हमें इस डाटा से दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़ तो हम एक स्कैटर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, स्कैटर डायग्राम क्या होता है हम लोग स्टैटिक्स में पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए स्कैटर डायग्राम में हमारे पास जो टेबल है इसका डाटा हम प्लॉट करेंगे। जब आप डाटा प्लॉट करोगे तो हमें ईयर प्लॉट नहीं करने हैं। ठीक है, ईयर प्लॉट हमें नहीं करने हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप कंजम्पशन फंक्शन को ड्रॉ करते हो तो इस साइड तो आप अपना वाई दिखा देते हो यानी जीडीपी। इस साइड आपका गया सी यानी कंजम्पशन। अब अगर हम लोग अगर हम लोग कंजम्पशन की वैल्यू और जीडीपी की वैल्यू को देखें तो आपकी फर्स्ट जीडीपी की वैल्यू ये है। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए इसको यहाँ पे ये ले लेता हूँ। ये हमारी वैल्यू है। ठीक, इट इज। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जितना भी डाटा है ना आपका, ये सारा डाटा करोड़ रुपए में, यानी जो वैल्यू लिखी है उसके आगे करोड़ भी लगा लेना आप। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका 4,01,128 करोड़, है ना। ये हो गया 3,90,671 करोड़। ठीक, और इसके आगे हमारे जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हो गया फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं हो गया हमारा 3,90,671। ठीक है, और इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर मैं पॉइंट लूँ तो ये पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर इन दोनों के अकॉर्डिंग पॉइंट लूँ, इन दोनों के अकॉर्डिंग पॉइंट लूँ, इन दोनों के अकॉर्डिंग पॉइंट लूँ, सिमिलरली इन दोनों के अकॉर्डिंग पॉइंट लूँ, तो मेरे पास जो पॉइंट आएंगे वो पॉइंट कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ये मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, हो सकता है एग्जैक्ट ऐसा ना हो, कहीं और आ जाए। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक स्कैटर डायग्राम आ गया है हमारे पास, ये वाला जो हमारा डाटा है इस डाटा के लिए। ठीक है, अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि एग्जैक्ट सही पॉइंट्स क्या आएंगे तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम लोग ग्राफ पेपर लें, ग्राफ पेपर पे सारे पॉइंट प्लॉट करें, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो आप लोग एक काम करिए, आप सभी आपका कंप्यूटर या फिर आपका लैपटॉप खोल लीजिए और उसमें खोल लीजिए MS एक्सेल। तो मैं भी आपको बताऊंगा कि अगर हम MS एक्सेल का यूज करें तो ये जो हमारा स्कैटर डायग्राम है हम इसको कैसे बनाएंगे।
ठीक है। मैंने फिलहाल ऑलरेडी क्योंकि बना लिया है एमएस एक्सेल से, ये एग्जैक्ट तो कैसा दिखेगा उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम एमएस एक्सेल का यूज करें तो हमारा ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारी फिगर 1.3 है और ये है हमारा स्कैटर डायग्राम। एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपको जो नोट्स टेलीग्राम पे मिलेंगे उसमें फिगर नहीं होगी, फिगर आप बना लेना यहाँ क्लास में से देख के फिगर 1.3। फिगर में कोशिश करूंगा नोट्स में कुछ कोई भी ना दूं, क्योंकि नोट्स में अगर फिगर भी दी जाती है तो आप खुद से खुद प्रैक्टिस करते नहीं हो, और जब आपको कॉपी पेन का यूज ही नहीं करोगे, पेन ही नहीं चलेगा तो चीज़ें दिमाग में रुकती नहीं है, फिर एग्जाम में कैसे चीज़ें लिखोगे। दूसरी बात, हमारा फाइनल टारगेट एग्जाम नहीं है, एग्जाम के बाद जो भी हमारी पढ़ाई है उसको हम अपने काम में यूज करें, ये है। जब आप खुद से बनाओगे ही नहीं तो काम में कैसे यूज करोगे, फिर तो बस डिग्री ले ली, रखी हुई है डिग्री, है ना। तो मैं बताऊंगा ये एमएस एक्सेल से कैसे बना है, फिलहाल इसका इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं। देखो ये हमारे जो पॉइंट्स हमने प्लॉट करे हैं, तो इस टेबल से अगर हम यूज करें ग्राफ पेपर या फिर आपका एमएस एक्सेल तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ का इंटरप्रिटेशन ये है कि हमारी जो ये वाली लाइन है, यानी हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पे हमने जीडीपी को दिखा दिया है। हमारे जो वर्टिकल एक्सिस है इस पे हमने फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को दिखा दिया है। उस टेबल के अकॉर्डिंग ये हमारे कुछ पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं जिससे आप थोड़ा ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसको समझ पाओ। ये ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, और उसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, मुझसे कितने मिस्टेक हुए, शायद 22, टोटली पॉइंट 22 है, ठीक है। क्योंकि हमने जो डाटा लिया था वो था आपका 1980 से लेकर 2001 तक, तो ये आपके 22 साल हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, हो गए आपके 22 साल, क्योंकि ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स अगर चेक करें इनको एक बार कि एमएस एक्सेल पे ये सही सारे पॉइंट्स हैं या नहीं है, तो 1, 2, 22 बिल्कुल सही पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स हमें क्या बता रहे हैं, ये पॉइंट्स हमें ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ रही है, इधर की तरफ हमने जीडीपी बढ़ता हुआ ले लिया है, वैसे वैसे इकोनॉमी के अंदर जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। जब तो ये पॉइंट्स ऐसे जा रहे हैं। अब हमारा अगला काम क्या है, हमारा अगला काम ये है कि हमने ये पॉइंट्स बनाने उस टेबल को देखकर, ठीक है। अब हमारा जो डाटा है, जो हमारे पास अभी टेबल थी, तो ये हमारी टेबल है, ये इस टेबल का हो गया स्कैटर डायग्राम, है ना। अब मुझे इस टेबल को यूज करके हमारा जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था केन्स का कंजम्पशन फंक्शन, वो क्या था, वो ये था सी बार प्लस एक सेकेंड, ठीक है। हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो केन्स का कंजम्पशन फंक्शन है वो ये है
ठीक है। हमें इस टेबल को यूज करके दो काम करने हैं। हमने इस एक काम तो हमने कर दिया कि हमने अपना एक स्केटर डायग्राम बना दिया है ना। अब हमें क्या करना है, अब हम स्टैटिक्स को यूज करेंगे। ये भी बेसिकली स्टैटिक्स का ही कंसेप्ट है। स्टैटिक्स में हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं ग्रेजुएशन में, रिग्रेशन। पहले ये एमए इकोनॉमिक्स में भी होता था, अभी सिलेबस में हटा दिया है। तो रिग्रेशन में क्या होता था, रिग्रेशन में मान लीजिए आपके पास कोई डाटा है, ये एक्स है और ये एक्स की कुछ वैल्यू है, और ये वाई है और ये वाई की कुछ वैल्यू है। तो इन दोनों को हम रिग्रेशन में एक लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है, उसको यूज करके इन दोनों से हम एक लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करें, दो चीज़ें हैं। अब ये मेथड होता क्या है, या तो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो आप इसको आगे इकोनॉमेटिक्स में पढ़ोगे। बट फिलहाल मैं यहाँ पे इस मेथड को यूज करके इस डेटा में ये जो हमारे पास केन्स का मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग एक रिग्रेशन इक्वेशन निकाल रहा हूँ। ठीक है, वो रिग्रेशन इक्वेशन क्या है वो देखते हैं। वो हमारी जो रिग्रेशन इक्वेशन है, वो रिग्रेशन इक्वेशन आएगी ये c इज इक्वल टू 108,206.4 प्लस 0.72y। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो कंपेयर करने पे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा सी बार था, सी बार की वैल्यू तो ये आ गई है, यानी सी बार इज इक्वल टू 108,206.4, और आपकी जो स्मॉल सी है उसकी वैल्यू ये आ गई है। एंड स्मॉल सी क्या है आपका, स्मॉल सी है आपका एम पी सी। एम पी सी की वैल्यू हो गई है हमारे पास 0.72। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, बेसिकली हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू 0.72 आएगी नहीं है, वैल्यू आएगी आपकी 0.71 समथिंग। मैंने उसको राउंड ऑफ करके, क्योंकि वो आगे 5-6 डिजिट में आएगी, 0.72 ले लिया है ना। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमने इस डेटा में रिग्रेशन के कंसेप्ट को यूज करके एक इक्वेशन बना ली है। ये आपने जो इक्वेशन बनाई है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमें जो समझनी है, वो ये है कि ये इक्वेशन जो हमने बनाई है इट इज एस्टिमेटेड, इट इज एस्टिमेटेड। हमने ये जो इक्वेशन निकाली है, नोट्स में आप देखोगे तो इस इक्वेशन का जो सीरियल नंबर है वो इक्वेशन नंबर 1.2 है। ठीक, 1.2। ये एक
एस्टिमेटेड कंजम्पशन फंक्शन, ये क्या है? एस्टिमेटेड कंजम्पशन ठीक है। अब इस एस्टिमेटेड कंजम्पशन फंक्शन का काम क्या होता है, ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये क्या है हमारी नोट्स में, इक्वेशन 1.2, ठीक है। हमारा ये जो इक्वेशन है इसको आप बोलोगे एस्टिमेटेड कंजम्पशन फंक्शन। इसको एस्टिमेटेड क्यों बोल रहे हैं? इसको एस्टिमेटेड हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने एस्टिमेट करा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि हमने इसको एस्टिमेट करा है, क्यों करा है? तो इसके दो कारण हैं इसको एस्टिमेट करने के। पहला कारण तो ये है कि हम लोग इसके बेस पे फ्यूचर का प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। फ्यूचर की प्रिडिक्शन का मतलब क्या है ये समझते हैं। फ्यूचर की प्रिडिक्शन का मतलब ये है जैसे मेरे पास ये टेबल है ना, तो मुझे ये तो पता है कि 1980 में भारत की जीडीपी इतनी थी और भारत का कंजम्पशन इतना था। तो 1980 से लेकर मेरे पास 2001 का डाटा है। अगर मैं 2001 से आगे की प्रिडिक्शन करना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं 2001 से आगे की प्रिडिक्शन करना चाहती हूँ, तो फिर मुझे एक मैथमेटिकल मॉडल की जरूरत होगी, जो कि मैथमेटिकल मॉडल है ये। आमतौर पे अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अगर आप एम इकोनॉमिक्स कर रहे हो और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो ये बहुत दुख की बात है। इसका मतलब है आप बस इकोनॉमिक्स सीखना नहीं चाहते हो, आपने बस यूं ही एम इकोनॉमिक्स का फॉर्म भर दिया। अगर रियलिटी में आप इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हो तो आपको 2 न्यूज़पेपर जरूर पढ़ने चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से न्यूज़पेपर आपको जरूर पढ़ने चाहिए। एक तो है आपका इकोनॉमिक्स टाइम, ठीक है, पीले कलर का न्यूज़पेपर आता है ये आ गया इकोनॉमिक्स टाइम्स। इस तरह से कुछ पीले पेज का न्यूज़पेपर आता है, ठीक है ना। दूसरा एक न्यूज़पेपर आता है जो हमें पढ़ना चाहिए, बिजनेस स्टैंडर्ड। क्या गया है, ये भी ऐसे ही येलो कलर का न्यूज़पेपर आता है। इन दोनों में से एक न्यूज़पेपर हमें जरूर पढ़ना चाहिए। वैसे सॉरी, ये तो कोई दूसरा खुल गया है। मैं प्रेफर करूंगा करंट टाइम में बिजनेस स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स टाइम्स से बेटर है। और आप में से जो लोग आरबीआई ग्रेड बी का की तैयारी करना चाहते हैं या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो यूपीएससी में सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको तो बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना ही चाहिए। पहले के टाइम में इकोनॉमिक्स टाइम्स भी बहुत अच्छा न्यूज़पेपर आता था, लेकिन अभी क्या हो गया है, इकोनॉमिक्स टाइम्स बाकी न्यूज़पेपर की तरह हो गया। उसमें बिजनेस की न्यूज़ के अलावा, इकोनॉमिक्स की न्यूज़ के अलावा पॉलिटिक्स की भी पूरी न्यूज़ आती है, स्पोर्ट्स की भी पूरी न्यूज़ आती है, और थोड़ी बहुत उसमें आप देखोगे तो क्राइम की भी पूरी न्यूज़ आती है। तो ऐसे न्यूज़पेपर तो बहुत सारे हैं, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड ने अभी इस चीज़ को फोकस करा हुआ है कि इसमें अभी
ज़्यादातर जो न्यूज़ है वो इकोनॉमिक्स और बिजनेस के ही आती हैं। तो आपको इन दोनों में से एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो अक्सर आपको पता चलेगा, आप इस तरह की न्यूज़ देखोगे न्यूज़पेपर में कि 2027 में, यानी नेक्स्ट ईयर है ना, भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो क्या रहेगी। तो अभी 2027 तो आया नहीं है, बट आपको न्यूज़पेपर में प्रिडिक्शन पहले से मिल जाते हैं। ये प्रिडिक्शन आपको एक तो वर्ल्ड बैंक की मिलेगी। वर्ल्ड बैंक प्रिडिक्शन करता है कि दुनिया में जो अलग अलग देश हैं उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है। एक आपका आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी इस तरह के प्रिडिक्शंस करता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे, ठीक है। अभी इस तरह से अगर हम देखें तो अगले कुछ सालों की देखो प्रिडिक्शंस यहाँ पे करी गई है। ये देखिए कि 2050 के लिए अभी से प्रिडिक्शन करी गई है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 4.5% से 7% के बीच में, यानी 4.7% टू 4.5% टू 7% के बीच में रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह की कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, ठीक। अब ये जो प्रिडिक्शंस करी गई है, प्रिडिक्शंस कैसे करी जाती हैं, तो इन प्रिडिक्शंस को करने के लिए बेसिकली कुछ मॉडल्स यूज करे जाते हैं। जिस तरह से मॉडल की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कंजम्पशन फंक्शन को यूज करके फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अगर हमें क्या पता हो। लेकिन प्रिडिक्शन करने के लिए ये चीज पता है कि हमें पहले जीडीपी पता होनी चाहिए। हमें पहले क्या पता होनी चाहिए, जीडीपी। तो हम जीडीपी की वैल्यू यहाँ डालेंगे। मान लीजिए आपको जीडीपी पता है 1 लाख करोड़ रुपए, तो आप यहाँ पे डालोगे उस 1 लाख करोड़ के 0.72 में मल्टीप्लाई करोगे, इसको ऐड कर दोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा फ्यूचर में अगर भारत की जीडीपी 1 लाख करोड़ रुपए होती है तो कंजम्पशन क्या होगा। एक तो उसका यूज ये हो गया कि ये क्या है, फ्यूचर की प्रिडिक्शन करेगी। अब अगली चीज हमें ये समझनी है कि क्या ये हमने जो इक्वेशन बनाई है, जो इक्वेशन हमने एस्टिमेट करी है, ये इस लायक है कि हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन पे कर पाए। देखो अभी हमने देखा, न्यूज में देखा, गूगल पे सर्च करा, उसमें ये पता चलता है कि 1950 की, सॉरी 2050 की अगर हम बात करें, 2050 की बात करें, तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.5 टू 7% के बीच में रहने वाली है। ये प्रिडिक्शन पहले से कर दी गई है, काफी साल पहले कर दी गई है। अब ये जरूरी नहीं है कि 2050 में ऐसा ही हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 3% हो, और ऐसा भी हो सकता है कि भारत की ग्रोथ रेट 9% हो। दोनों पॉसिबिलिटी है। और ऐसा भी हो सकता है कि 5% है। अगर 5% है तो जो प्रिडिक्शन करी गई है प्रिडिक्शन सही हो जाती है। अगर 6% आती है तो भी प्रिडिक्शन सही हो जाती है। 6.5% अगर रहती है तो भी प्रिडिक्शन सही हो जाती है। तो प्रिडिक्शन सही हो भी सकती है 4.5 और 7% के बीच में, ठीक है। और जरूरी भी नहीं है कि प्रिडिक्शन सही हो। ये बात तो हमें 2050 में जाके ही पता चलेगी कि जो एस्टिमेशन कराया गया है वो सही है या गलत है। अब एक चीज हो रहा है, हम लोग फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और फ्यूचर की प्रिडिक्शन करना, सही प्रिडिक्शन करना तो आसान काम है, सही प्रिडिक्शन करना, परफेक्ट प्रिडिक्शन करना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। तो हम जो प्रिडिक्शन करेंगे उसमें गलती तो होगी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रिडिक्शन तो करी गई है 4.5 से 7% के बीच में, जीडीपी ग्रोथ रेट हो गई 15, तो ये क्या हो गया, रियलिटी से बहुत दूर हो गया। अगर आपकी प्रिडिक्शन रियलिटी के आसपास रहती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी प्रिडिक्शन ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि परफेक्ट, जो हमारी परफेक्ट
प्रिडिक्शन है ना, परफेक्ट प्रिडिक्शन करना तो इम्पॉसिबल है, पहली बात तो हमें ये समझनी है। हम जो प्रिडिक्शन करेंगे उसमें एरर यानी उसमें गलती तो होगी ही होगी, ठीक है। देखिए छोटी सी चीज की प्रिडिक्शन सही नहीं हो पाती। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तो उसमें आप एक लिस्ट बनाते हो इतने मेहमान आएंगे, और उस प्रिडिक्शन के हिसाब से आप हलवाई को बुला के खाना बनवाते हो। या फिर मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि भाई इतने मेहमान आएंगे, इतने प्लेट का हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। रियलिटी क्या होता है, जितना आपने आइडिया लगाया होता है उतने तो मेहमान आते नहीं है, तो हमसे छोटा प्रिडिक्शन नहीं लग पा रहा है। पूरे देश के बारे में या दुनिया के कितने सारे देशों के बारे में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था इस तरह के प्रिडिक्शन करती है तो उसमें भी गलती होगी। कोई ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बट वो जो गलती हो रही है वो रियलिटी के थोड़ा आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कोई बच्चा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम देता है, या ये मान लेता हूँ मैं कोई बच्चे एक नेट का एग्जाम देते हैं। अब नेट का एग्जाम या फिर पीजीटी का एग्जाम देता है, तो नेट और पीजीटी का एग्जाम किसी स्टूडेंट का क्लियर हो गया, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो नेट और जेआरएफ का एग्जाम क्लियर करने के बाद या पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्जाम क्लियर करने के बाद स्कूल में जाके स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स सिखा पाएगा। और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं सिखा पाएगा। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो जाके सिखा पाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है, जो मॉडल टीचर के सिलेक्शन का ले रखा है, यानी जिस तरह के एग्जाम का पैटर्न है टीचर को सिलेक्ट करने का, वो पैटर्न ही सबसे गलत है। नेट जेआरएफ का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, इकोनॉमिक्स पीजीटी का एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव होता है। जब आप एग्जाम ही ऑब्जेक्टिव ले रहे हो तो जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसका माइंड सेटअप क्या है कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव, वो प्रिपरेशन भी उस हिसाब से कर रहा है। और जाके क्या करना होता है, एक टीचर का, एक शिक्षक का काम क्या होता है, चीजों को समझाना, चीजों को एलोबरेट करना। तो जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिए जा रहे हैं ना टीचिंग के लिए, इससे जो पहले एग्जाम के टीचर बाद में बनेगा, पहले वो खुद प्रिपरेशन करेगा, उसकी प्रिपरेशन में वो स्किल्स ही डेवलप नहीं हो पा रही है कि वो किसी भी कॉन्सेप्ट को जाके स्कूल में या कॉलेज में अच्छे तरीके से एलोबरेट कर पाए। तो ये मॉडल ही गलत हो गया है। ये रियलिटी के मॉडल आसपास ही नहीं है। जिस टीचर को जाके सब्जेक्टिव खाना है उसका एग्जाम आप ऑब्जेक्टिव ले लो। टीचिंग के जितने भी एग्जाम हैं वो यूपीएससी की तरह, अगर आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेना तो पहले एग्जाम ले लीजिए, बट फाइनल एग्जाम मेन सब्जेक्ट का तो डिस्क्रिप्टिव ही होना चाहिए, और वो बिल्कुल यूपीएससी की तरह ही उसका जो लेवल है वो टफ होना चाहिए। क्योंकि टीचिंग एक ऐसे प्रोफेशन है जिसमें एग्जाम देने के बाद आपने जो सारी चीजें पढ़ी है ना, वो सारी चीजें बाद में आपके काम आती हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने में। बाकी जॉब में ऐसा नहीं होता। आपने सीजीएल का पेपर दिया, आपकी जॉब लग गई। अब आपने जो मैथमेटिक्स रीजनिंग पढ़ी थी ना, वो जॉब में आपके उतनी काम नहीं आएगी। अगर आई भी तो जितनी टीचर के काम आएगी, टीचर के सारा सिलेबस काम आता है। तो जो पेपर का मॉडल है वो मॉडल ही गलत है, वो रियलिटी के आसपास ही नहीं है। हमारा जो मॉडल है वो फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए यूज करने लायक है या नहीं है, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा। और ये चेक कैसे होगा, अगर ये रियलिटी के आसपास बैठता है तो हम इसको यूज कर पाएंगे, रियलिटी के आसपास नहीं बैठेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन ही क्रिएट होता है कि हम कैसे चेक करें कि रियलिटी के आसपास बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है। देखो एक चीज और है, ये मैं इस क्लास में क्लियर कर रहा हूँ, आगे क्लास में क्लियर नहीं करूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है और आपने ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स पढ़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि हमने ये पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि इकोनोमेट्रिक्स को सीखने के लिए मैथमेटिक्स की और स्टैटिक्स की जरूरत होती है। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको मैथ और स्टैट्स आता है। एक सेकंड, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ बनेगा लीनियर, ठीक है।
मैं अगर उस ग्राफ को इस स्कैटर डायग्राम में बनाता हूँ, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हमारी बनेगी। अब देखिए किस तरह से ग्राफ हो सकता है। मैं इसको मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल C1 फॉर एग्जांपल, ठीक है। और दूसरा हम लोग ये ले लेते हैं, इट इज C2 फॉर एग्जांपल। देखो मैंने यहाँ पे पांच जो हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन था जो हमने एस्टिमेट करा था, मैंने उसके ग्राफ बनाए और मैं मान लेता हूँ कि 5 ग्राफ हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इनमें से कोई एक हो सकता है। इन पांचों में एक चीज कॉमन है कि इनका पैटर्न नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये जो हमारे पॉइंट्स थे जो हमने एक्चुअल टेबल से ड्रॉ करे थे, यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। देखो ये हमने जो पॉइंट्स लिए थे ना, जो हमने स्कैटर डायग्राम बनाया था, तो स्कैटर डायग्राम हमने इस टेबल से बनाया था और ये हमारी एक्चुअल टेबल है ना। यहाँ पे एक बात आपको समझनी है कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स हैं बेसिकली ये आपके एक्चुअल पॉइंट है। कैसे पॉइंट है? एक्चुअल। ये आप कह सकते हैं ये पॉइंट्स आपके एक्चुअल डाटा को दिखा रहे हैं। पर ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी ना, रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल और व्हाइट, ये एक्चुअल डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है सारी लाइन, ठीक है। ये सारी लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं एस्टिमेटेड कंजम्पशन फंक्शन को। इसको एस्टिमेटेड, जो हमने एस्टिमेट करा है, एस्टिमेटेड कंजम्पशन फंक्शन। तो हमें ये चेक करना है कि ये एस्टिमेटेड कंजम्पशन फंक्शन हमारा यूज करने लायक है या फिर नहीं है। तो देखो अब रेड वाली लाइन, ये सारी जितनी भी लाइन है इनमें एक चीज कॉमन है कि नीचे से ऊपर जा रही है, यानी ये सभी आपके कंजम्पशन और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशन को दिखा रही है। किसको दिखा रही है? पॉजिटिव रिलेशन को। अच्छा, जो हमारा एक्चुअल डाटा है वो क्या कर रहा है? वो भी कंजम्पशन और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशन को दिखा रहा है। तो एक चीज तो ठीक है कि जो एक्चुअल डाटा और हमारी जो कंजम्पशन फंक्शन के जितने भी ग्राफ बनेंगे वो सारे क्या करेंगे? पॉजिटिव रिलेशनशिप को दिखाएंगे, ठीक है। अब हम जब पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इसकी स्ट्रांगनेस की। इसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं इसकी स्ट्रांगनेस की, ठीक है, कि ये जो रिलेशनशिप है कितना स्ट्रांग है। अगर हम सबसे स्ट्रांग की बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा परफेक्ट रिलेशन, परफेक्ट लीनियर रिलेशन, ठीक है। परफेक्ट लीनियर रिलेशन का मतलब क्या होगा ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। परफेक्ट लीनियर रिलेशन का मतलब होगा कि मेरा जो कंजम्पशन फंक्शन है 1082006.4.72y, इसका ग्राफ ये है, ठीक। और हमारा जो एक्चुअल डाटा थे उसके जो पॉइंट हैं वो पॉइंट ये है। मतलब सारे जो पॉइंट्स हैं ना बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ, जिसके होने के चांस बहुत कम है, तो आप कहोगे कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो पॉजिटिव रिलेशन है वो परफेक्ट है। कैसा है? परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन।
परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन का मतलब होगा फ्यूचर में आप इस मॉडल के बेस पे जो भी प्रिडिक्शन करोगे वो एक्यूरेट होगा 100%। लेकिन हम आज तक ऐसा परफेक्ट मॉडल बना नहीं पाए हैं जो परफेक्ट प्रिडिक्शन दे दे कि जो प्रिडिक्शन ने दिया है वही फ्यूचर में होगा। तो ये जो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है ना, ये एक काल्पनिक बात है। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा जो मॉडल है वो परफेक्ट तो नहीं दे सकता है, लेकिन कम से कम नियर टू परफेक्ट तो हो। अगर वो नियर टू परफेक्ट हो रहा है, जित नियर टू परफेक्ट है, यानी कह सकते हो नियर टू परफेक्ट का मतलब नियर टू रियलिटी। अगर वो नियर टू रियलिटी है तो आप कहोगे परफेक्ट तो बहुत मुश्किल है, पर आप कहोगे हमारा मॉडल गुड फिट हो रहा है। अगर आपका मॉडल गुड फिट हो रहा है यानी अच्छी तरीके से फिट हो रहा है, मतलब रियलिटी के आसपास फिट हो रहा है, तो उस मॉडल को हम रियल लाइफ में यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो रेड लाइन थी, पैटर्न तो ये दिखा रही है हमें, लेकिन हमारे पॉइंट से बहुत ऊपर है, तो ये फिट हो रही है। पर आप हम ये कह सकते हैं कि परफेक्ट फिट नहीं हो रही है। परफेक्ट फिट तो छोड़िए, परफेक्ट फिट तो हो गई नहीं, एक गुड फिट भी नहीं है। ठीक है, ये गुड फिट भी नहीं है। इसको मैं यहां लिख देता हूं। एक्चुअल डेटा, ठीक है। अब तो ये वाली लाइन तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। रेड वाली ये जो लाइन है इसको हटा देते हैं। सेम ही है कि येलो वाली लाइन भी आपके ऊपर है, इसको भी हटा देते हैं। व्हाइट वाली लाइन भी काफी दूर है, इसको भी हटा देते हैं। इन सब में अगर हम कंपेयर करें तो हमारी जो पर्पल लाइन है वो लाइन हमारी क्या कर रही है, ये वाली अगर हमारी एस्टिमेटेड लाइन है तो ये हमारी क्या है, गुड फिट है, मतलब ये डाटा के आसपास है। बट अगर हम देखें, अगर हमारे पास क्या कोई और अच्छी लाइन आ सकती है, तो अगर मेरे पास ये लाइन इसको यहां भी मिला देते हैं, आज तक कोई दिक्कत नहीं है ये, तो आप कहोगे ये मॉडल यूज करने लायक है। ये मॉडल क्यों यूज करने लायक है, क्योंकि हमारे जो पॉइंट्स है ना वो एग्जैक्ट इस लाइन पे तो नहीं आ रहे, वो तो आएंगे ही नहीं कभी भी, लेकिन वो इस लाइन के आसपास आ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो हमारी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन C is equal to 108.4.7.2y। अगर ये यहाँ आती है तो आप कहोगे कि हमारा मॉडल ठीक है, ये गुड फिट हो रहा है, ठीक है, और हम इस मॉडल का फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए यूज कर पाएंगे। तो अब आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है, वो काम ये है कि ये जो हमारी इक्वेशन है इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसका ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, आप एक ग्राफ पेपर ले लीजिए, वो पुराना तरीका जो पॉइंट पॉइंट है, पॉइंट उनको यूज करिए। लेकिन उसमें ना हमें जो, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो बहुत बड़े हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, MS एक्सेल को यूज करके ही एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ उस ग्राफ को। ठीक है,
हमने ये हमारा ना फिगर नंबर 1.4 है। मैंने जो हमारा स्कैटर डायग्राम था उसी स्कैटर डायग्राम में एमएस एक्सेल को यूज करके ये जो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, एस्टिमेटेड कंजम्पशन फंक्शन। मैंने आप देखोगे तो यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेटली ले लिया था 0.72, ठीक है ना। तो एमएस एक्सेल में हम यूज करेंगे तो हमारे पास ये इस इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो जो ग्राफ बनेगा इस इक्वेशन का वो ये लाइन आएगी, ठीक है। जब आप एमएस एक्सेल में ग्राफ बनाओगे ना तो वो ग्राफ एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा, वो ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ कैसा होगा। वो ग्राफ पहले पॉइंट से लेकर और ये हमारा जो लास्ट पॉइंट है यहां तक होगा ऐसे, ये वो ये येलो वाली लाइन होगी, ठीक है, ये ऐसे ये। क्योंकि देखो एक्चुअली अभी मैं बताऊंगा जब हम एमएस एक्सेल में यूज करते हैं इस डाटा को तो हमें खुद चेंजेस थोड़े से अपने आप करने पड़ते हैं। इसके पीछे का लॉजिक हम अभी समझेंगे। तो उसमें तो सिर्फ इतनी लाइन आएगी, लेकिन आप जब इस मॉडल को यूज करोगे तो आपको इतना ग्राफ नहीं बनाना है, आप यहां से यहां तक का ग्राफ बनाओगे, ठीक है। अब जब आप कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करते हो तो अगर हम लोग देखें, अगर मैं कंजम्पशन फंक्शन मान लीजिए ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके से नॉर्मली सी बार प्लस ये वाई हो गया सी। इसमें ये वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होता है, सी बार, है ना। इस हिसाब से यहाँ ये हमारा ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है 108,206.4, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है ना, तो यहां से ये तो पता चल गया है हमने जो ग्राफ एस्टिमेट मतलब हमने जो कंजम्पशन फंक्शन एस्टिमेट करा है भाई वो गुड फिट हो रहा है, बढ़िया। इसके बेस पे आप जो भी फ्यूचर का प्रेडिक्शन करोगे वो परफेक्ट तो नहीं होगा, वो तो इम्पॉसिबल है, नॉट परफेक्ट। नॉट परफेक्ट का मतलब नॉट एग्जैक्ट लीनियर रिलेशन, ये तो नहीं होगा, लेकिन वो रियलिटी के नियर होगा। क्या होगा, रियलिटी के नियर होगा। तो क्योंकि वो रियलिटी के नियर है तो क्या हो गया, वो गुड फिट हो गया। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। हम ये भी समझेंगे कि हमने इसको एमएस एक्सेल को यूज करके बनाया कैसे है, ये हम समझेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और भी देखनी है आपको। जब आप एमएस एक्सेल को यूज करोगे तो यहाँ पे एक ये आर स्क्वायर भी है। ये क्या है, ये हम अभी इस चैप्टर में नहीं समझेंगे, आगे के चैप्टर में समझेंगे, लेकिन जब एमएस एक्सेल को आप यूज करोगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा। एक और भी चीज है, आप जब एमएस एक्सेल को यूज करोगे, कि करो तो बाद में कंफ्यूजन ना हो, मैं इसलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो आप जब एमएस एक्सेल यूज करोगे ना तो उसमें ये नहीं आएगा, तो आपकी इक्वेशन आएगी वो ये नहीं आएगी, थोड़ी अलग आएगी, हमें बाद में चेंज करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ क्या आएगी। आपकी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू 0.7197 x, थोड़ा इसको अलग लिख लेते हैं यहाँ पे।
वो इक्वेशन एम एस एक्सेल में आएगी आपकी y इज इक्वल टू 0.7197x प्लस 10x206 ये आएगी, है ना। हमने जो ये एम एस एक्सेल वाली कौन सी एम एस एक्सेल वाली, ठीक है। और जो हमने एस्टिमेट करी है वो क्या है, वो है c इज इक्वल टू 108206.4 प्लस 0.72y। तो वैसे समझ लो क्या है, देखो एक्चुअली एम एस एक्सेल क्या करता है, एम एस एक्सेल जो वेरिएबल है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल को सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल को y मान लेता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मान लेता है x, ठीक है। और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जीडीपी। जीडीपी को किससे डिनोट करा है, y से। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, c। तो एम एस एक्सेल के लिए जो x है, ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए y है। और एम एस एक्सेल के लिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए है c। अब इस इक्वेशन में y की जगह मैंने c लिख दिया है। 108.206 था, उसको हमने पहले लिख लिया है और इसको हमने बाद में लिख लिया है और रफली हमने इसको मान लिया 0.72। एक क्वेश्चन आपका क्रिएट होगा कि सर आप यहाँ 4 ले रहे हो लेकिन एम एस एक्सेल में जो आप बता रहे हो उसके बाद 4 नहीं है, एम एस एक्सेल में 4 नहीं है, ठीक है। अब एम एस एक्सेल में 4 क्यों नहीं है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअली एम एस एक्सेल ने एम एस एक्सेल ने ये जो 0.4 है इसको इग्नोर इसलिए कर दिया है क्योंकि एम एस एक्सेल ये मान के चल रहा है कि वो 0.4 यानी 40 पैसे है। तो उसने क्या करा, इतने बड़े अमाउंट में 40 पैसे को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। लेकिन क्योंकि हमने वहां पे टेबल में करोड़ में डाटा नहीं डाला था चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। हमारा जो डाटा है ना वो करोड़ों में, अगर वो डाटा करोड़ में है ना तो 0.4 हमें लेना है। एम एस एक्सेल ने बेशक वो इग्नोर कर दिया है लेकिन हमें वो इग्नोर नहीं करना है क्योंकि जहां डाटा करोड़ों में हो, ठीक है, वहां हम उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हमें इसको इग्नोर नहीं करना है, हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां से पता चल गया है कि आपको गुड फिट हो रहा है हमारा मॉडल। पर हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ये समझना है यार, हम गुड फिट से काम तो चला रहे हैं बट मुझे ये बताओ कि परफेक्ट फिट क्यों नहीं है, वाई इज इट नॉट परफेक्ट फिट। हमारा मॉडल परफेक्ट फिट क्यों नहीं हो रहा है? तो मैंने आपको बताया कि कोई भी मॉडल परफेक्ट फिट हो ही नहीं सकता है। अब इसके पीछे कारण क्या है, वैसे तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझेंगे, अगले स्टेप का काम है मेथोडोलॉजी के, बट मैं यहाँ पे फिलहाल यहाँ समझा रहा हूँ। कोई भी मॉडल परफेक्ट फिट इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जब हम किसी भी मॉडल को बनाते हैं तो हमारे पास आप देख सकते हो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और हमने यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया है, ठीक है। जैसे हमारा जो केन्स का मॉडल है वो ये है, ठीक। ये कंजम्पशन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जीडीपी यानी इनकम आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये मॉडल पर ये जो केन्स का मॉडल है ये तो परफेक्ट और एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप को दे रहा है, ठीक है। रियलिटी में हमारी जो लाइन है, जो पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं है, वो थोड़ा ऊपर नीचे हैं। अगर मैं इसको
आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाऊं तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। ये देखो, ये ठीक है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है ये समझ लो। ये परफेक्ट होते हैं, ठीक है। मैंने ये थोड़े छोटे ले लिए हैं पॉइंट्स, अगर मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा बढ़ा लूं तो ये परफेक्ट होते हैं। हमारे पॉइंट्स तो परफेक्ट नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा ऊपर नीचे आ रहे हैं, है ना। और इसको थोड़ा और बढ़ाएं तो आप ये देखिए, ये थोड़ा और ऊपर नीचे आ रहे हैं, ये नीचे आ गया, ये एग्जैक्ट इस पे नहीं आ रहे हैं। तो परफेक्ट फिट नहीं हो रहा है हमारा मॉडल, लेकिन क्वेश्चन ये क्रिएट हो रहा है कि परफेक्ट फिट हो क्यों रहा है। अब इसको हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो केस जी थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये मॉडल ले लिया, ठीक है। तो ये मॉडल तो एग्जैक्ट बोल लो या परफेक्ट बोल लो, बात एक ही है। परफेक्ट लीनियर रिलेशन दिखा रहा है किसके बीच में, इनकम जीडीपी के बीच में। हम जब अपने मॉडल को चेक कर रहे हैं तो परफेक्ट आ नहीं रहा है, क्यों क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मॉडल मान रहा है कि कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ इनकम पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हमारा कंजम्पशन है, यानी जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, किन्स के मॉडल में ये माना जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिंगल है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि कंजम्पशन इनकम के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिनको हमने अपने मॉडल में कंसीडर ही नहीं करा है। फॉर एग्जाम्पल, देखो मान लीजिए एक ये फैमिली है और एक ये फैमिली है। हम लोग ये मान लेते हैं दोनों की जो इनकम है वो सेम है। क्या दोनों फैमिली के कंजम्पशन सेम होंगे या नहीं? यानी नहीं होंगे। इनकम सेम होने के बाद भी दोनों फैमिली के कंजम्पशन सेम नहीं होंगे। इससे पता चलता है कि कंजम्पशन सिर्फ इनकम पर डिपेंड नहीं करता है, कंजम्पशन फैमिली के साइज पे भी डिपेंड करता है। सिचुएशन बदल देते हैं। मान लीजिए दो फैमिली है, फैमिली ए फैमिली बी, ठीक है। दोनों में मेंबर सेम है, ठीक है। लेकिन इस फैमिली के अंदर जो बच्चे हैं, ये बच्चों की जो पढ़ाई है वो गवर्नमेंट स्कूल में हो रही है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल। इस फैमिली में जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में हो रही है। तो क्या दोनों के खर्चे सेम होंगे? नहीं, फैमिली का साइज सेम है। इससे पता चलता है कि सेम साइज होने के बाद भी फैमिली के खर्चे अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब एक फैमिली मान लीजिए साइज भी सेम है और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों अपने बच्चों को हम लोग ये मान लेते हैं दोनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये फैमिली भी ये प्राइवेट फैमिली भी दोनों कहाँ पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में। लेकिन प्राइवेट स्कूल की भी तो कैटेगरी होती है। एक प्राइवेट स्कूल होता है इसकी फीस लाखों रुपए की होती है, एक हजारों रुपए की होती है। तो हम ये मान लेते हैं ये